नमस्कार दोस्तों, हमारे इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और मैं आपका तारुफ कराऊंगा हमारे ब्रिगेडियर मदान साहब से, एज यूजुअल जो हमारे मेंटर हैं। यस मनीष जी, अब तो सब मेरे को जान ही गए हैं। काफ़ी सारे हमने एपिसोड्स कर लिए हैं हमारा इंडिया के, और हमारा मुद्दा यही होता है कि सब खुशहाल रहें, देश की तरक्की हो और हमारा जीवन और आसान हो। इसलिए हम सामाजिक मुद्दे जो एक आम आदमी को इफेक्ट करते हैं उनको हम उठाते रहते हैं और आपस में डिस्कशन या बातचीत करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा इंडिया। हाय एंड लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ टुडे। तो सर, आज मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं आपसे डिस्कस करूं एक ऐसे टॉपिक पे जो फिर से कॉमन मैन से जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि सरकारी नौकरी की सबको इच्छा है, कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो आरक्षण की भी बात आती है। अब आरक्षण हमारे देश में एक जरूरी चीज भी है, जिससे कि लोअर जो कास्ट है या लोअर जो लेवल के लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो। मतलब जो समाज पिछड़ गया है, मतलब पिछड़ गया है, मैं उसकी बात करूंगा जी। हाँ। और कुछ लोगों को इससे भाई जेलसी भी होती है, तो आप इस पे क्या अपना विचार देना चाहेंगे? ऐसा है मनीष जी, आपने खुद ही बोल दिया, आरक्षण कुछ हद तक नेसेसरी है और कुछ हद तक नेसेसरी नहीं भी है। तो अब इस इतना ऐसा मुद्दा है कि कौन इस पे सोचे, विचार करे, आगे इसको लेके जाए, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कुछ कहा था, मेंशन किया था कि आरक्षण जो है सिर्फ मतलब आपकी कम्युनिटी या कास्ट बेस नहीं होना चाहिए जी। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके ऊपर। जिन विचारों में इतनी क्षमता नहीं है उन लोगों को जो है इस प्रकार का आरक्षण देना चाहिए जी, ताकि वो सामाजिक वर्ग में अपलिफ्टमेंट आ पाए। देखो, हमें अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मनीष जी, हमें स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन हमें अपना स्तर वही रखना है। लेकिन जो लोगों के पास इस टाइप की सुविधा नहीं है उनको हम इस टाइप का आरक्षण दे पाए। तो कई लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया कि भाई ठीक है, जैसे पढ़ाई लिखाई करानी है बच्चों की या इस टाइप के इश्यूज हैं, आप मतलब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, फ्री एजुकेशन, ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसीज एग्जिस्टिंग हैं, और ताकि ये जो बच्चे हैं ये सामाजिक वर्ग में compete कर पाए, कंधे से कंधा मिलाकर चल पाए जी। और दूसरा एक उसका काउंटर ये भी होता है कि अगर 75 साल में हम इसको अचीव नहीं कर पाए, क्या हम आगे कर पाएंगे जी? तो ये सारे एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन है। ये टॉपिक्स हमेशा ओपन रहते हैं फॉर डिस्कशन, इनका कोई अंत नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल चलती रहती हैं, और हमारा एक कांस्टेंट एंडेवर होता है कि समाज इंप्रूव हो, तरक्की करे, और अच्छे लोग, जो अच्छे प्रतिभाशाली लोग हैं, अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे, वो आगे आए जी, वो जुड़े जी। देखो, किसी को ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि रोज रोज मैं पॉइंट आउट करता रहूं कि आप इस फलान वर्ग से हैं इसलिए आपको आरक्षण मिल गया जी। देखिए, कई प्राइवेट कंपनीज बोल भी देती हैं रिजर्व कैंडिडेट्स नॉट टू अप्लाई, तो ये भी बड़ा एक डिमीनिंग फैक्टर है जी, कि हम क्यों उस मुद्दे में पड़े जी। आप अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी पे जो है आगे बढ़ते रहें, बहुत अच्छा। और बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे हैं जी। जरूरी नहीं कि मतलब अगर आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो लोअर वर्ग से आए हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं मतलब इतना नहीं कमा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि है, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड दे हैव एक्सेल्ड एंड दे आर ऑलवेज वेलकम। देखिए, समाज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी सर। डिसबैलेंस के एक ही वर्ग जो रूल करेगा, जैसे कहते हैं ना, अमीर तो अमीर हुआ जा रहा है और गरीब गरीब हुआ जा रहा है। अगर आप पहले जमाने में देखो, थोड़ा सा मैं आपकी मतलब दिशा उस ओर करना चाहूंगा। जैसे पहले कहते हैं ना, ब्राह्मण का काम क्या था? नीतियां बनाना, लेकिन वो कभी राज नहीं कर सकता था। राज कौन करता था? राजा। लेकिन राजा नीतियां नहीं बना सकता था जी। तो नीतियों के लिए किस पे डिपेंडेंट था? ब्राह्मण के ऊपर डिपेंडेंट था जी। उसी प्रकार जो लोग व्यवसाय करते थे जी, वो ना राज कर सकते थे ना नीतियां बना सकते थे उस समाज के लिए जी। बाकी जो लेबर क्लास थी, जिसने अनाज उगाना है, कुछ करना है, इट वाज जस्ट पासिंग ऑन ऑफ स्किल्स, तो वो सबके लिए अनाज उगाते थे ताकि सब उसका भरण करें और एंजॉय कर सकें, लाइफ चलती रहे। तो एक बड़ा एक बैलेंस है वो कहीं ना कहीं, लेकिन वो प्रक्रिया जो है वो गड़बड़ हो गई, लोगों ने समझा नहीं और उसको एक्सट्रीम में ले गए, यू नो जी। तो सब वर्गों का आदर है हमारे उसमें, और सब मतलब मान्य है, सम्मान्य है। आप अपनी प्रतिभा के अनुसार जो है आगे तरक्की करते हैं, सबको अच्छा लगता है। द डिजर्विंग शुड गो हेड, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, यू नो। सर, तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि
जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रतिभाशाली जो बच्चा है उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसको उसके अधिकार भी मिलने चाहिए। जी जी। तो ये वास्तविकता में हो पा रहा है या सिर्फ आंकड़े ही होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई इतने लोगों को ऐसे हो गया, इतने लोगों को हमने एम्प्लॉय कर दिया। अब मनीष जी, हमारे पास कोई समाधान तो है नहीं कि हम बोलें कि ये आंकड़े सही हैं गलत है। वी हैव टू जस्ट बिलीव। एक आम या साधारण आदमी के लिए जो मीडिया में बता दिया गया वही मान्य होता है। उसके पास कोई अपना कोई सिस्टम या स्रोत तो है नहीं कि वो जानकारी ले पाए, यू नो। अब होता क्या है, देखिए हमें सबको बराबरी में लेके चलना है। अगर आप एक टीचर का अनुमान लगाएं क्लास में, जो एक टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, क्या वो सबसे पिछड़े हुए बच्चों को देखता है या जो सबसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं? नहीं, वो मध्यम वर्ग के बच्चों को लेके चलता है जी। कि अगर मध्यम वर्ग के बच्चों को समझ में आ रहा है तो मैं उस क्लास को आगे खींचूं, आगे लेके चलूं, और जो थोड़े पिछड़ रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा इनपुट दे दूं। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो तो अपने आप पढ़ लेंगे, वो अपने आप पढ़ लेंगे। अब आईटी वगैरह में भी कई ऐसे बच्चे आते हैं जो स्ट्रक्चर्स को भी जो है आपके मतलब 4 बातें सिखा के जाते हैं। हाँ, सिखा के जाते हैं जी। वो प्रोफेसर्स को भी सिखा जाएंगे कि ऐसी चीज है। और वो देख रहे हैं, अब इतना उत्थान हुआ हमारे देश में, इतनी चीजें, इतना आविष्कार, इतने मतलब प्रतिभाशाली बच्चे उन्होंने किया है, वो कर रहे हैं। तो आम आदमी जो चाहता है ये कि जो मध्यम वर्ग, जो बीच का जो, और ये जो श्रेणी है जो मैं बता रहा हूँ बच्चों की, ये 70 to 80% होती है। 10% बच्चे एक्स्ट्रा ब्राइट होते हैं जी। 10, 12, 15, 20% बच्चे थोड़े मतलब दे आर इन दी बैक सीट, थोड़े पिछड़े में, उनको एक्स्ट्रा इनपुट चाहिए। लेकिन ये 60-70% जो बच्चे हैं वो एक मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, और एक टीचर उन्हीं को लेके चलता है। तो कोई भी हमारी पॉलिसी हो वो ऐसी हो कि ये सबको लेके चले। जैसे आपने पहले भी बोल चुके हैं कई वीडियोस में, सबका साथ सबका विकास, तो सबको लेके चले जी। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि कई बार इन सब चीजों में फिर ऊपर नीचे हो जाता है जी। तो एक जो नॉर्मल बच्चा है उसमें एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसका मुझे परिणाम, जो मैंने परिश्रम किया है, मुझे उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। तो सर, जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काम की या जॉब की तलाश में अपने देश से बाहर भी जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई भी करते हैं और वेरियस जगहों पर। देखिए आप, मैंने पहले भी बताया, जब उनको अपने देश में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो उनके पास और क्या चारा बचता है। तो अगर आप देखें घूम फिर इसका नतीजा क्या हो रहा है, वो सारा टैलेंट आपका बाहर जा रहा है जी। जितना आविष्कार या तरक्की हिंदुस्तान में होनी चाहिए वो यहाँ नहीं हो पा रही, बल्कि बाहर हो रही है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एक मेरे दिल में कहीं डर सा बना रहता है कि कहीं ये ना हो कि 20-25 साल बाद हमारे सारे टैलेंट बचे ना, मतलब हम बिल्कुल एक्सट्रीम्स में चले जाएं। आप समझ रहे हैं ना कि जो एक समाज में बैलेंस होता है ना, कि मध्यम वर्ग को भी लेके चलना है, कि मध्यम वर्ग अगले 20-25 साल में इस देश में बचे ही ना। सारे एक्सट्रीम वाले बच्चे, या इस तरफ का एक्सट्रीम या उस तरफ का एक्सट्रीम, इस टाइप के बच्चे बन जाए। फिर जब बड़े होंगे, अपनी अब जो उनकी पोजीशंस है, पावर पोजीशंस या डिस्प्ले या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर, इसमें आएंगे तो मध्यम वर्ग बचेगा नहीं जी। आप ये खुद सोच लो कि क्या कल को आपके देश में अगर लेबर क्लास नहीं बचेगा तो आपके घर में पेंट कौन करेगा? बिल्कुल सर। कारपेंटर का काम कौन करेगा? बढ़ई का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रिशियन का काम कौन करेगा? तो आपको समाज में सब वर्ग जरूरी होते हैं, उनकी अहमियत है, आप उसको झुठला नहीं सकते जी। आपको सब वर्गों को साथ लेके चलना है। तो ये जो मीडियम वर्ग है, जो अगर ये बिल्कुल ही यहां से गायब हो जाएगा, सब भागे जा रहे हैं अमेरिका, कनाडा, फलाना ढिमकाना, ये वो, तो फिर मध्यम वर्ग कहां से पैदा होगा जी? क्या आपको सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ही चाहिए, या क्या सारी आपको वर्कर क्लास भी चाहिए? आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी तो चाहिए, वो भी तो मैनेज करना है जी। इट कैनॉट बी ओनली ओनर्स एंड वर्कर क्लास। तो बीच की मैनेजमेंट कहां जाएगी फिर सर? तो वो भी तो आपको चाहिए ना सर। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब है वो भी तो लिमिटेड होती जा रही है, वो भी तो प्राइवेट सेक्टर्स की अगर ना हो तो हमारे देश में लोगों को काम ही नहीं मिलेगा। मनीष जी, आपका मुद्दा बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा है, मतलब मैं उसको दोनों तरफ से बैलेंस करना चाहूँगा। पहले ज़माने में अगर आप देखें राजा महाराजाओं के टाइम में, तो गवर्नमेंट जॉब क्या होती थी, वो समाज का उत्थान कैसे करते थे कि चलो भाई मंदिर बनवा दो जी, कि एक आजीविका मिल जाए, कि डैम बनवा दो, इरिगेशन का कोई साधन बनवा दो, इस तरीके की वो बिजी रखने का, हाँ, कि बिजी रखने का काम
आम आदमी को पैसा भी मिलता रहे और उसकी जीविका भी बनी रहे। अब यहाँ भी जो है शुरू में गवर्नमेंट जॉब्स आई, बट लोगों ने भी थोड़ा उसका मिस यूटिलाइजेशन किया। बिल्कुल सर। अगर आप पहले जमाने में देखें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं शादी ब्याह की चल रही तो बोलते भाई लड़का तो गवर्नमेंट जॉब में है। मतलब गवर्नमेंट जॉब में मतलब उसको लूजली कह दें तो सब सरकारी दामाद है। अब दामाद का मतलब क्या है, वो काम नहीं करेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा सर, काम तो करना पड़ेगा ना। मतलब लोगों ने इसको बहुत लाइटली ले लिया। अब वही बंदा जब वो प्राइवेट जॉब में जाता है तो उसको एक अलग अंकुश उसके ऊपर होता है जी। उसको रियलाइज होता है कि मैं कभी भी फायर हो सकता हूं, मेरे पर वर्क प्रेशर कितना है, मेरे टारगेट्स हैं। मैंने एक पहले वीडियो भी बताया था, एक पॉइंट में बताना उसमें भी भूल गया कि कई बार आप ये भी देखो जो आपके फैक्टर्स हैं कि आपको घर आने के बाद कितने ऐसे मैसेज आते हैं कि यार ये काम करना है, नहीं करना है, कि क्या करना है। अगर घर आने के बाद भी आपके ऊपर इस टाइप का प्रेशर बना रहे तो आपकी जॉब किस टाइप की होगी। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि एक बैलेंस, एक सामंजस्य समाज में बना रहे। जो गवर्नमेंट जॉब में भी है वो भी अपनी जिम्मेवारी सोचे और गवर्नमेंट भी ये सोचे कि यार मुझे जो है जीविका के साधन जो बढ़ाने हैं। बीच में कई बार ये भी मुद्दा आया कि लोगों को इतना स्किल कर दो इस प्रकार के ताकि लोग अपनी जीविका खुद ढूंढ पाएं। लेकिन एक उदाहरण उसमें ये भी है कि मानो एक मोहल्ले में सिर्फ 2 ही एसी हैं और आपने 400 एसी मैकेनिक बना दिए तो क्या उसको जीविका मिलेगी? क्या उसके पास उतना बिजनेस है या नहीं है? तो ये भी कुछ सोचने वाले मुद्दे हैं। स्किलिंग इज बहुत जरूरी और कई हद तक जो हमारी एजुकेशन है वो प्रॉपर स्किलिंग के हिसाब से नहीं थी। जो एक्चुअल आपको एंड परफॉर्मेंस के लिए चाहिए जॉब में, उस टाइप की एजुकेशन आपके पास नहीं है। इस कारण से बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं या कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी लाया गया इस बीच में। क्या बताइए कि आपको एंड में क्या चाहिए, हम वही पढ़ाएं बच्चों को। जी, टीचिंग फॉर द सेक ऑफ टीचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन क्या जरूरत आएगी उसको अपने जॉब परफॉर्मेंस में, हम उसको वो सारी चीजें पढ़ाएं। तो वो बहुत जरूरी है कि बच्चा जो है जब अपने तैयारी करके बाहर निकलता है वो एंड परफॉर्मेंस कर पाए। ये नहीं कि हमने उसको एमबीए करा दिया और ऐसा पढ़ा दिया वो चीजें कभी यूज ही नहीं होती हैं बाहर जाके। उसको वो चीजें पढ़ाइए जो यूज होनी। हाँ, जो रिसर्च वर्क में है, डेवलपमेंट है, उनको वो सारी चीजें पढ़ाइए। और गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजों में अंकुश भी कटा। कई लोग सोचते हैं भैया कुछ नहीं करना तो टीचर ही बन जाओ जी, कि सब यहाँ वहां हाथ पांव मार लिया। तो अब स्कीमें आई, नहीं आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड करना पड़ेगा एक साथ। यू डिसाइड अर्ली इन लाइफ कि आपको टीचर बनना है कि नहीं बनना है। टीचर शुड नॉट बी ए लास्ट ऑप्शन कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो टीचर बन जाओ। नहीं जी नहीं, आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो बताओ आप पहले डिसाइड करो कि आपने क्या करना है। तो इस सब चीजों पे थोड़ा अंकुश भी लगा है। लोगों की सोच विचार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है जो इस तरफ जा रही है जी। तो मैं सोचता हूँ कि इन सब चीजों पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है तरक्की होगी और आने वाले दिनों में हमें कुछ इसमें जरूर रिजल्ट मिलेंगे जी। तो सर जैसे मैंने आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस की और पता भी लगा कि भाई एक मध्यम वर्गीय और लोअर क्लास के लिए गवर्नमेंट सर्विस का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल। और सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती कि सबको उठा के जी नौकरी दे दे। बिल्कुल भाई कई लोग अंडर परफॉर्मेंस होते हैं, कई लोग अपर परफॉर्मेंस होते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों को जो अच्छी कैपेबिलिटी वाले होते हैं नौकरी उन्हें ही दी जाती है। मोस्टली ऐसा ही होता है। मैंने पहले कहा ना, राइट टैलेंट शुड कम इन। तो आपका इस पे क्या मतलब कंक्लूजन है सर? देखिए, सबको जैसे आपने कहा सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, राइट टैलेंट आना चाहिए। तो अ फेयर कंपटीशन हैज टू बी देयर। ठीक है, नहीं सरकार भी सोचे कि कैसे हमारे एवेन्यूज बढ़ सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। उसी प्रकार जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो इतना भी नहीं बंदों को पीस दे, दबा दे कि लोग जो है नौकरी करने से वहां कतरा जाएं जी। मतलब कहते हैं ना जो एक आम भाषा में कि लोगों का जूस निकाल देना, इतना जूस ना निकाल दें। देखिए, आज के जीवन में जो अधिक बीमारियां हो रही हैं वो इस सब प्रेशर के कारण हो रही हैं। जैसे मैंने आपने कहा ना, डायबिटीज इज नॉट ओनली कि आपने मीठा खाया या आपको, ये स्ट्रेस लेवल के कारण आपका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है। एक और वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि किन किन फैक्टर्स पे आपको नौकरी जो है आप बेसिक पे जो सेट करें, वो ये भी देखा जाए कि कम से कम क्या है कि जब आप घर आते हैं कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आपके पास आया हुआ कि आपको फिर बैठ के काम करना पड़े। ऑफिस से तो आपको छुट्टी मिल गई, लेकिन आप घर आए फिर आपके लिए एक अगला ईमेल या मैसेज तैयार है कि ये काम करके भेजो। तो आदमी को अपना टाइम कहाँ मिल रहा है, या फैमिली को कहाँ से टाइम देगा, फैमिली के कहाँ से टाइम दे रहा है, अपनी पर्सनल इश्यू सॉल्व करने के लिए कहाँ टाइम मिल रहा है, या अपना कहते हैं ना मी टाइम, अपना मी टाइम कहाँ मिल रहा है उस आदमी को।
तो कई जगह देखे, कभी कहीं और किसी देश में सुनने भी आया था कि भाई 4 डे वर्किंग होगी या 5 डे वर्किंग हुई। ये सब सारी अलग अलग चीजें हैं। देखिए, हमने अपना आंकलन खुद करना है और अपने पैरामीटर्स खुद सेट करने हैं। हम किसी देश से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहते और ना हमें करना चाहिए। हमारा वर्ग, हमारा समाज, हमारी जरूरतें बिल्कुल सब अलग हैं, तो हमें उसके अनुकूल काम करना है जी। एक हमें गाइडलाइन मिल जाती है या कुछ हमें कहीं से क्लू मिल जाता है कि हम भी उस दिशा में सोचने लगे, हम उस प्रकार काम करें। और जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो भी इस बात का आदर करें कि हमें सरकार ने नौकरी दी है, हमारी इज्जत रखी है, हाँ हम काम करके दें। जो बेचारे लोग परेशान हैं, जैसे कई जगह, मतलब मैं एक विभाग में सोच रहा था कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया भाई हमारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई, लेकिन जब उस विभाग में आप गए और कहा भैया ये मेरे ये डाटा चाहिए, कहता हमने तो आपका डाटा अपडेट ही नहीं किया है जी। जब डिक्लेयर हो गया कि सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई तो आपको डाटा अपने आप अपडेट करना चाहिए जी। आपको एक अलग से दरख्वास्त क्यों देनी चाहिए उस विभाग को कि हमारा डाटा आप अपलोड करो, कि साहब हमें एप्लीकेशन लिख दो, मैं क्यों एप्लीकेशन दूं? साइट सी डाउन रहती है, बहुत बुरा हाल है, बहुत। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, मतलब हर तरफ से देखिए, एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबा दे, ये परिस्थिति नहीं हो जी, नहीं। हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझे। और जैसे कि अभी हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, लोग कहना कर्तव्य पथ पे सारी जो कंटिजेंट मार्च करेंगे, तो अपना कर्तव्य समझें कि हमारा क्या कर्तव्य, हमें क्या करना है जी। सब समझे अपना कर्तव्य, जो ऊपर की पोजीशन में है या जो काम करने वाली पोजीशन में या जो निचली पोजीशन में, हर एक आदमी को अपना कर्तव्य समझना है। और हर आदमी अपना कर्तव्य समझेगा तो सब चीज बिल्कुल आसानी से चलती रहेगी और किसी आदमी को परेशानी नहीं होगी। तो ये तो मेरी मानना है और यही मेरी धारणा है। तो सर कहें अपने व्यूअर्स को बाय बाय। थैंक यू सो मच। हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करके, कुछ विचार हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे विचार आपको पसंद आते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा कभी भी अंदेशा ये नहीं रहा कि हमने किसी की आलोचना करनी है, हम आलोचना वाले नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं सबकी प्रगति हो, उत्थान हो, तरक्की हो और हम विकास करें। हर आदमी सक्षम हो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने स्रोत में, और अच्छे से जीवन व्यतीत करें। तो सर वाइंड अप करते हुए मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहूँगा, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड प्लीज शेयर आवर वीडियो सो दैट सभी को इस चीज की जानकारी मिले और सभी इस चीज के बारे में सोचना शुरू करें कि सबका विकास कैसे होगा और हमें किस दायरे में काम करना है। बिल्कुल, हमारा देश तो पूरे वर्ल्ड मैप पे नंबर 1 पे होना चाहिए। हमारी तो ये इच्छा है, ये मेरी आशा है और मैं ये लोगों से उम्मीद भी करता हूं कि इस तरफ कार्य करेंगे और हमारे देश को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचाएंगे। चलिए सर, सबको बाय करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।